इस कहानी की शुरुआत गहरे अंधेरे में डूबे एक अंडरग्राउंड लैब से होती है, जहां दो साइंटिस्ट अपने खौफनाक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर पागलपन की हद तक काम कर रहे, जिसकी भयावहता केवल उन्हें ही पता थी, दुनिया की नजरों से पूरी तरह छिपी हुई थी। यह सीक्रेट ऑपरेशन कई देशों में चलाया गया था, लेकिन हर जगह एक दर्दनाक विफलता साबित हुआ। अब इसकी अंतिम और सबसे खतरनाक कोशिश अमेरिका और जापान में हो रही थी। इसी बीच कहानी 5 दोस्तों की ओर मुड़ती है, जिनमें डाना नाम की एक लड़की और मार्टी नाम का एक लड़का शामिल है। बाकी उनके साथी हैं। वे किसी अज्ञात चीज की तलाश में एक वीरान और खौफनाक जंगल की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि कुछ मिनट बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। उनका गंतव्य एक भयानक सुनसान केबिन था, जिसे उनके एक दोस्त ने हाल ही में खरीदा था। जैसे ही उन्होंने अपने घर की दहलीज पार की, सामने वाली इमारत की बालकनी से एक काली परछाई उन पर खौफनाक नजरों से नजर रख रही थी। वह परछाई तुरंत किसी को फोन करके फुसफुसाती है कि शिकार सही समय पर ठिकाने के लिए निकल चुका है। रास्ते में दोस्तों को एक अशुभ पुराने फीलिंग स्टेशन पर रुकना पड़ा। स्टेशन का मालिक बेहद रहस्यमय और क्रूर स्वभाव का था। उसने उन्हें न केवल पेट्रोल देने से इनकार किया, बिल्कुल उनके साथ घिनौना दुर्व्यवहार भी किया। किसी तरह वे उस आदमी से जंगल के इलाके का सीक्रेट पता लेकर उस भयानक रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। उस जंगली इलाके तक पहुंचने का सिर्फ एक अकेला और भयावह रास्ता था। इसी रास्ते पर एक अंधेरी सुरंग भी थी। जब वे उस सुरंग से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ऊपर उड़ती एक काइट अचानक एक इनविजिबल ऊर्जा की दीवार से टकराकर बेजान गिर गई। यह नजारा अजीब से ज्यादा डरावना था। आखिर वह अदृश्य दीवार किसने बनाई थी? कुछ देर बाद वे दोस्त उस मनहूस केबिन तक पहुंच गए। अंदर डाना की सहेली की नजर कमरे में लटकी एक भयानक पेंटिंग पर पड़ी, जो किसी शापित चीज जैसी लग रही थी। डाना का फ्रेंड, जिसमें अभी तक डर नहीं था, उस पेंटिंग को खींचकर हटा देता है। वहां पेंटिंग की जगह एक डरावने शीशे का खुलासा होता है। उस शीशे के पार उसकी दोस्त डाना खड़ी थी। डाना उसे स्पष्ट रूप दिखाई दे सकती थी, लेकिन वह डाना को दिखाई नहीं दे रहा था। यह एहसास ही कंपकपी पैदा करने वाला था। घबराकर वह डाना के पास भागा और उसे सब कुछ बताया। दहशत में वे दोनों तुरंत अपना कमरा बदल लेते हैं। डाना वापस जाती है और उस मनहूस भयानक पेंटिंग को शीशे के सामने फिर से लगा देती है। वह पेंटिंग इतनी डरावनी थी कि डाना को उसे कपड़े के एक टुकड़े से ढकना पड़ा। तभी दृश्य बदलता है। अब हम देखते हैं कि वही साइंटिस्ट जो उस जानलेवा सीक्रेट ऑपरेशन को चला रहे थे, अदृश्य सीसीटीवी कैमरों के एक नेटवर्क के माध्यम से केबिन के हर कोने को घूर रहे हैं। उनकी निगरानी सिर्फ केबिन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे कैमरों के जरिए पूरे जंगली इलाके पर बाज की तरह नजर गड़ाए हुए थे। इसका साफ मतलब था कि या तो पूरे इलाके में छिपे हुए कैमरे लगे थे, या उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले रखा था। तभी प्रयोगशाला में एक अशुभ कॉल आती है। यह कॉल किसी और की नहीं, बल्कि उस रहस्यमय फीलिंग स्टेशन के मालिक की थी। वह जीत की क्रूर मुस्कान के साथ बताता है, मैंने अपना काम पूरी सटीकता से पूरा कर दिया है। मैंने उन्हें बिना पेट्रोल भरे ही उस केबिन तक पहुंचा दिया है। वे अब अपनी निश्चित दर्दनाक मौत के बहुत करीब हैं। इस शैतानी भविष्यवाणी पर सभी साइंटिस्ट आपस में एक घिनौना जुआ खेलना शुरू कर देते हैं। वे इस पर दांव लगा रहे थे कि इन 5 दोस्तों को कौन सा भयानक दानव मारेगा। फिर उन 5 दोस्तों पर ध्यान केंद्रित होता है जो अनजाने खतरे से बेखबर बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक और जोरदार आवाज के साथ तहखाने का पुराना भारी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सभी दोस्त एकदम से सहम जाते हैं और गहरे सदमे में डूब जाते हैं। उस तहखाने के अंधेरे में कौन सी भयानक चीज छिपी हो सकती है, यह जानने की डरपोक जिज्ञासा उन्हें अंधेरे तहखाने की ओर खींच ले जाती है। वहां पहुंचकर वे तहखाने में बिखरी पुरानी और डरावनी चीजों को देखने लगते हैं। दोस्तों में से मार्टी सबसे ज्यादा घबराया हुआ था और वह अपने साथियों को उस तहखाने के घोर अंधेरे से बाहर निकलने के लिए जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन मार्टी के दोस्त उसकी गंभीर चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे थे। तभी तहखाने के कोने में कुछ भयंकर रहस्यमय चीजें दिखाई पड़ती हैं। वे वस्तुएं अजीब थीं, लेकिन साथ ही आत्मा को झकझोर देने वाली भी थीं। डाना को उन चीजों के बीच एक बहुत पुरानी डायरी मिलती है। यह अन्ना नाम की एक छोटी लड़की की थी। अन्ना ने उस डायरी में उन भयानक अत्याचारों का वर्णन किया था जो उसके और उसके परिवार पर हुए थे। अन्ना ने लिखा था कि उसके पिता ने उसे और उसकी मां को असहनीय रूप से प्रताड़ित किया। इस क्रूर घटना के दौरान अन्ना का हाथ काट दिया गया था और उसकी मां दर्दनाक मौत मर गई थी। डायरी में खून के धब्बों के बीच यह खौफनाक चेतावनी भी लिखी थी, यदि कोई उस डायरी में दिए गए शापित मंत्र को पढ़ता है तो अन्ना का परिवार भयंकर रूप से पुनर्जीवित हो जाएगा और वे डायरी पढ़ने वाले के साथ वहां मौजूद हर शख्स को क्रूरता से मार डालेंगे। यह डरावनी सच्चाई सुनकर मार्टी दहशत से कांप उठा और उसने सबको जोर देकर उस शापित डायरी को न छूने की विनती की। लेकिन डाना और उसके बाकी दोस्त
इसे सिर्फ एक भयानक मजाक या बकवास मान रहे थे। वे आपस में बहस कर रहे थे कि ऐसा क्रूर कोई क्यों ही होगा और यह असंभव चीज कैसे संभव हो सकती है। अपने विनाश को न्योता देते हुए उन्होंने उस डायरी में लिखे खूनी मंत्रों को पढ़ डाला। देखते ही देखते केबिन से बहुत दूर कब्रिस्तान की वीरान जमीन में एक परिवार भयावह तरीके से पुनर्जीवित हो जाता है। सड़ी हुई कब्रों से उनके शरीर बाहर निकल रहे थे। वे अब बदसूरत मांस खाने वाले ज़ॉम्बीज बन चुके थे। लैब डिपार्टमेंट के सदस्य, जिनके दांव लगाया था कि ये दोस्त ज़ॉम्बियों के हाथों मारे जाएंगे, अब शैतानी हंसी हंस रहे थे। उस टीम को क्रूर विजेता घोषित कर दिया जाता है। एक साइंटिस्ट ने बोर्ड पर उनकी जीत का नाम लिख दिया, जैसे यह कोई भयानक खेल हो। उस बोर्ड पर और भी भयानक जीवों, जानवरों और राक्षसों के नाम दिखाई दे रहे थे। तभी एक खूनी फुटेज सामने आता है जो जापान के प्रोजेक्ट का था। वहां एक भयावह दानव स्कूल के छात्रों को आतंकित और प्रताड़ित कर रहा था। इस विनाश से बेखबर डाना के दो दोस्त नासमझ मनोरंजन के लिए जंगल के अंधेरे में निकल जाते हैं। दोनों साइंटिस्ट उन पर गिद्धों की तरह नजर बनाए हुए थे। तभी जंगल के भीतर एक सड़ता हुआ ज़ॉम्बी डाना की फ्रेंड पर हिंसक हमला कर देता है। डाना का दूसरा फ्रेंड अपनी दोस्त को बचाने के लिए जीवन मरण का संघर्ष करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे बुरी तरह घायल करके छोड़ देता है। इसके बाद वह ज़ॉम्बी उस महिला फ्रेंड को अकल्पनीय क्रूरता और हिंसा के साथ मार डालता है। जिस पल वह लड़की चीखते हुए दम तोड़ती है, एक साइंटिस्ट तुरंत एक हैंड स्पाइक खींचता है। इसका भयानक परिणाम होता है, डाना की महिला फ्रेंड का ताजा खून एक सीक्रेट स्थान पर जमा होने लगता है। यह वह जगह थी जहां शरीर बॉडी लाइन आर्ट बनाई गई। वह पूरी शरीर रेखा कला डाना की दोस्त के गहरे लाल खून से भर जाती है। तभी डाना का बुरी तरह घायल लहूलुहान फ्रेंड अंधेरी रात में लड़खड़ाता हुआ केबिन में वापस आता है। अपने दोस्तों को बताता है कि जंगल में क्या भीषण दुर्घटना हुई है। वह सबको अंतिम चेतावनी देता है, हमें अभी और तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकले तो वे मांस के भूखे ज़ॉम्बी हमें भी अपना अगला शिकार बना लेंगे। तभी अचानक और भयावह चुप्पी को तोड़ते हुए किसी ने उनके केबिन का दरवाजा जोर से पीटा। दहशत के कारण कोई भी उस डरावने दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन डाना हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोल देती है। दरवाजे पर खड़ा था वही सड़ता हुआ ज़ॉम्बी जिसने उसकी महिला फ्रेंड को क्रूरता से खत्म किया था। सबसे भयानक बात यह थी कि उस ज़ॉम्बी के हाथ में उसकी मृत महिला फ्रेंड का कटा हुआ सिर था। ज़ॉम्बी क्रूरता से उस महिला फ्रेंड का कटा सिर डाना के हाथों में फेंक देता है। दहशत में डूबे बाकी बचे दोस्त चीखते हुए दरवाजा फिर से कसकर बंद कर देते हैं। डाना का दोस्त घबराहट में कहता है, अपने जीवन को बचाने के लिए हमें सभी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह सील करने की जरूरत है, और सबसे जरूरी, अलग होने के बजाय हमें मौत का सामना करने के लिए एक ही जगह पर इकट्ठा रहना होगा। उनकी यह अस्तित्व की योजना सुनकर दोनों वैज्ञानिक फौरन चिंतित हो उठे। उन्हें डर सताने लगा था कि कहीं वे दोस्त सचमुच इस योजना को लागू करके उनके जाल से बच न निकलें। तुरंत उन्होंने एक बटन दबाया और केबिन के अंदर एक घातक केमिकल गैस छोड़ दी। उस गैस के दुष्प्रभाव के कारण डाना के दोस्त के मानसिक विचार फौरन बदल जाते हैं। वह पागलपन में सभी को अलग अलग होने का आदेश देता है। सभी दोस्त बिखराव की ओर बढ़ते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। जैसे ही वे कमरों में प्रवेश करते हैं, उनके दरवाजे स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं। उन्हें फंसा लिया जाता है। मार्टी को अपने कमरे में एक छिपा हुआ कैमरा और केबल का गुच्छा दिखाई देता है। उस पर डर का हमला होता है जब उसे पता चलता है कि वे लगातार क्रूर नजरों से देखे जा रहे हैं। इसके अलावा उसे यह भी एहसास होता है कि पूरे केबिन को टेक्नोलॉजी के जरिए कहीं दूर से कंट्रोल किया जा रहा है। मार्टी अभी भी इस भयावह सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी जोरदार आवाज के साथ खिड़की तोड़कर उस पर घातक हमला करता है। ज़ॉम्बी मार्टी को कमरे से बाहर खींचकर अंधेरे में गायब हो जाता है। सबको यही लगा कि मार्टी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। फिर से सीक्रेट लोकेशन पर शरीर की लाइन ताजे गर्म खून से भर जाती है। अब उन दोस्तों में सिर्फ 3 हताश आत्माएं ही बची थीं। वे अपनी जान बचाने की अंतिम कोशिश में अपने व्हीकल में सवार होकर उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं। तभी अगले सीन में जापान के प्रोजेक्ट को दिखाया जाता है, जहां बच्चों ने एक प्राचीन डरावनी रस्म करके उस खौफनाक दानव को एक मेंढक में बदल दिया था। इस अजीब विफलता के कारण यह ऐलान किया गया कि जापान का प्रोजेक्ट भी विनाशकारी रूप से विफल हो गया है। अब उनकी शैतानी आशा का एकमात्र सहारा अमेरिका का प्रोजेक्ट था। इंटरनेशनल लेवल पर चलाए गए सभी ऑपरेशन पूरी तरह विफल हो चुके थे। डाना और उसके दोस्त अंतिम उम्मीद के साथ सुरंग के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। वे भोलेपन में सोच रहे थे कि वे आसानी से बच निकलेंगे, लेकिन वे बहुत गलत थे। उनका अपनी जिंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं था। वे पूरी तरह से क्रूर साइंटिस्ट के कंट्रोल में थे। इसलिए लैब डिपार्टमेंट के सदस्यों ने जानबूझकर उस जगह पर एक बड़ा विस्फोट कर दिया। परिणाम स्वरूप पूरी सुरंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। भगदड़ मच गई और उनका भागने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। क्योंकि उनकी एंट्री और एग्जिट का रास्ता एक ही था,
इसलिए अब उनके लिए सुरंग पार करना असंभव था। तभी डाना के दोस्त के दिमाग में एक हताश, खतरनाक योजना आई। वह कहता है, मैं अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर सुरंग के पास बनी गहरी खाई पर छलांग लगाकर उसे पार करूंगा। रास्ता पार करके मैं फौरन पुलिस बल की मदद लाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, वह कंट्रोल खोकर खाई में जा गिरा और उसी अदृश्य पावर वॉल से बुरी तरह टकराकर तुरंत मर गया। अब सिर्फ डाना और उसका फ्रेंड ही बचे थे। वे डर और हताशा में अपनी गाड़ी में बैठकर किसी दूसरे अनजान रास्ते की तलाश में अंधेरे में भटकने लगते हैं। दुर्भाग्य और आतंक की पराकाष्ठा यह थी कि उस गाड़ी में पहले से ही एक ज़ॉम्बी छिपा हुआ था। वह ज़ॉम्बी बिजली की तेजी से हमला करता है और डाना के दोस्त के गले में एक तीखी रॉड घुसा देता है। इससे उसकी गर्दन से खून का फव्वारा निकलता है और वह दोस्त तुरंत मर जाता है। कंट्रोल खोकर गाड़ी भयंकर तरीके से एक पूल में जा गिरती है। डाना किसी चमत्कार से उस ज़ॉम्बी के खूनी चंगुल से बचकर पानी से बाहर निकलती है और फिर एक चौंकाने वाली उपस्थिति के रूप में डाना का दोस्त मार्टी भी वहां पहुंच जाता है। इससे पता चलता है कि मार्टी जिंदा था, सिर्फ घायल। लैब डिपार्टमेंट के सदस्यों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि मार्टी अभी भी जीवित है। वे उसे पूरी तरह मृत मान रहे थे। वे क्रूरता से सोच रहे थे कि अब केवल डाना अकेली जीवित बची है और वह भी जल्द ही किसी न किसी राक्षस का शिकार बन जाएगी। मार्टी डाना को उस घातक ज़ॉम्बी से बचाता है और उसे एक सीक्रेट स्थान पर ले जाता है। यह वही अंधेरी जगह थी जहां ज़ॉम्बी मार्टी को खींच ले गया था। मार्टी सांस भरते हुए डाना को बताता है कि उसने उस ज़ॉम्बी को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, लेकिन फिर भी वह जिंदा है। वह आंखों में डर भरकर डाना को यह भी बताता है कि वे लगातार कैमरों की निगरानी में हैं और यह पूरा क्षेत्र तकनीकी रूप से बुरे लोगों के कंट्रोल में है। कोई और रास्ता न देखकर और अंतिम उम्मीद के साथ वे एक लिफ्ट में प्रवेश करते हैं। वे उस लिफ्ट के जरिए सीधे उस तहखाने की ओर जाने लगते हैं जहां लैब डिपार्टमेंट था। नीचे जाते समय वे कई रहस्यमय और खौफनाक जानवरों को भयानक रूप में घूमते देखते हैं। लैब में दहशत फैल जाती है जब साइंटिस्ट को पता चलता है कि अभी भी 2 लोग जिंदा बच गए हैं और सबसे बुरी बात, वे सीधे उनके सीक्रेट लैब डिपार्टमेंट में घुस आए हैं। सीनियर साइंटिस्ट गुस्से में एक गार्ड को उन दोनों को खत्म करने के लिए भेजता है, लेकिन डाना और मार्टी एकजुट होकर उस गार्ड को क्रूरता से मार गिराते हैं। इसके तुरंत बाद वे बाहर निकलते हैं और स्पीकर पर एक आवाज सुनते हैं। ये आवाज उन्हें धमकी देती है कि तुम दोनों को मानवता को बचाने के लिए खुद को बलिदान करना होगा। गहरे डर से घबराकर वे खुद को एक कमरे के अंधेरे में छिपा लेते हैं। यह शैतानी लैब डिपार्टमेंट का मेन कंट्रोल रूम था। यह वह केंद्र था जहां से जानवरों और सभी भयानक राक्षसों सहित हर चीज को नियंत्रित किया जाता था। डाना को जबरदस्ती पकड़ने के लिए लैब डिपार्टमेंट की पूरी टीम शिकारी की तरह वहां पहुंच जाती है। तब डाना अंतिम उपाय के रूप में बचने के लिए एक बड़ा सा लाल बटन दबाती है। तब अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया होगा। बटन दबाते ही धमाके की आवाज के साथ सभी लिफ्टों के सील किए गए दरवाजे खुल जाते हैं। अंधेरे से खूंखार जानवर और भयानक राक्षस बाहर निकलने लगते हैं और इसी के साथ पूरे एरिया में खून की होली शुरू हो जाती है। वे सब एक दूसरे को मारना और खाना शुरू कर देते हैं। ज़ॉम्बी और राक्षस गुस्से में चिल्लाते हुए साइंटिस्ट के कमरे में भी घुस जाते हैं। उन्होंने फौरन एक साइंटिस्ट को क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया, जबकि सीनियर साइंटिस्ट अपनी जान बचाने के लिए पागलपन में वहां से भाग जाता है। वह साइंटिस्ट जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है। फिर डाना और मार्टी उस खूनी सीन में प्रवेश करते हैं। वे भागते हुए उस सीनियर साइंटिस्ट को चाकू मारकर खत्म कर देते हैं। इसके बाद वे फिर से तहखाने के अंधेरे में उतरते हैं और उस सीक्रेट स्थान पर पहुंचते हैं जहां बॉडी लाइन आर्ट खींची गई थी। वे वहां 5 पीड़ितों की शरीर रेखा कलाएं देखते हैं जो उन्हीं दोस्तों की थीं। उनमें से 4 रेखा कलाएं पहले ही ताजे खून से भरी हुई थीं। तभी लैब डिपार्टमेंट की डायरेक्टर वहां पहुंचती है। वह डाना और मार्टी को खौफनाक आवाज में बताती है, हमारे सभी क्रूर ऑपरेशनों के पीछे एक बड़ा सीक्रेट मकसद है। हम वास्तव में पूरी मानवता को बचाने के लिए यह भयावह कार्य कर रहे हैं। वह खुलासा करती है कि एक प्राचीन ईवल गॉड धरती के नीचे असीमित गहराई में रहता है और उस राक्षसी देवता को हर साल 5 इंसानों का खून चाहिए होता है। यह क्रूर आवश्यकता दुनिया के हर देश के लिए अनिवार्य है, इसीलिए यह सीक्रेट ऑपरेशन पूरी दुनिया में चल रहा था। इसका एकमात्र उद्देश्य 5 व्यक्तियों का खून उस दुष्ट देवता को प्रदान करना था। समरी में बताएं तो देवता को उन लोगों की खून की बलि मिलनी चाहिए। वह चेतावनी देती है यदि यह बलिदान नहीं मिला तो वह दुष्ट देवता धरती पर उतर आएगा और पूरी दुनिया को जड़ से मिटा देगा। लैब डिपार्टमेंट की डायरेक्टर उनसे अंतिम मांग करती है, अब आप दोनों खुद को बलि चढ़ाकर इस भयानक ऑपरेशन को सफल बना सकते हैं और यह आत्म बलिदान आपको सूर्योदय से पहले करना होगा। डायरेक्टर डाना के दिमाग में जहर घोलकर उसे ऐसा करने के लिए उकसाती है। भयावहता यह थी कि उस क्रूर उकसावे का असर डाना पर भी पड़ता है। वह पागलपन में मार्टी को गोली मारने के लिए अपनी बंदूक तान देती है। तभी अचानक
एक खूंखार भेड़िया वहां क्रोधित होकर प्रकट होता है और डाना पर घातक हमला करता है। मार्टी तुरंत बंदूक छीनता है और उस राक्षसी भेड़िए पर गोली चलाना शुरू कर देता है। भेड़िया घायल होकर अंधेरे में भाग जाता है। इसके बाद लैब की डायरेक्टर और मार्टी के बीच लाइफ और डेथ की एक भयानक लड़ाई होती है। तभी वह छोटी शापित लड़की अन्ना, जिसकी डायरी उन्होंने पढ़ी थी, वहां अचानक आ जाती है और वह क्रूरता से कुल्हाड़ी उठाकर डायरेक्टर पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार देती है। मार्टी किसी भी चीज को दांव पर लगाकर डायरेक्टर के मृत शरीर और अन्ना को धक्का देकर एक गहरे गड्ढे में फेंक देता है। यह वही भयावह निवास स्थान था जो दुष्ट देवता का था। अस्थायी राहत में डाना और मार्टी सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वे थककर हार मानकर बैठ जाते हैं। वे दोनों शांत रूप से धूम्रपान कर रहे हैं। डाना शर्मिंदा होकर मार्टी से माफी मांगती है कि उसने पागलपन में उस पर बंदूक तानी थी, लेकिन चीजें इतनी आसानी से ठीक नहीं हो सकती थीं, क्योंकि उन्होंने स्वयं को बलिदान नहीं किया था। तभी अचानक पूरी धरती जोर से कांपने लगती है और उस सीक्रेट कैंप में से एक विशाल राक्षसी हाथ बाहर आता है। वह हाथ किसी और का नहीं बल्कि साक्षात दुष्ट देवता का था। भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। इसका परिणाम यह था कि सभी दुष्ट देवता अब धरती पर आजाद हो जाएंगे और वे पूरी मानवता को विनाशकारी रूप से मिटा देंगे। डरावनी चीखों के साथ फिल्म भी इसी अंतिम भयावह दृश्य पर समाप्त हो जाती है।